बड़ी खबर बीबीसी के दफ्तर में जारी आयकर विभाग के सर्वे से जुड़ी हुई है। दिल्ली और मुंबई में मंगलवार को बीबीसी के दफ्तरों में आयकर विभाग का सर्वे हुआ है। दोनों ही जगहों पर यह सर्वे पूरी रात चला है और अब तक जारी है। सूत्र बता रहे हैं कि टैक्स में गड़बड़ी को लेकर बीबीसी दफ्तर पर यह तलाशी अभियान चल रहा है। जानकारी के मुताबिक यह सर्वे 3 दिनों तक चल सकता है। ईबी के सर्वे पर राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल लगातार सरकार को घेर रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि यह अघोषित आपातकाल है, जबकि बीबीसी को लेकर जो इंटरनेशनल मीडिया है, अंतर्राष्ट्रीय जगत भी इस पर अपनी बात रख रहा है और स्वतंत्र मीडिया की वकालत कराए। लेकिन भारत में सरकार की तरफ से क्लियर कर दिया गया है कि अगर अनियमितताएं हैं तो ये सर्वे इस तरह का कोई पहली बार नहीं हो रहा है। इस तरह के सर्वे होते रहे। आप लोग कौन अपने गेट खुलवा रहे हैं आपसे 10 मिनट से। बीबीसी के दफ्तरों में आयकर विभाग की टीम पहुंची। कुछ टीम दिल्ली में तो कुछ ने मुंबई में मोर्चा संभाला। कहा जा रहा है कि बीबीसी के दफ्तर में यह कार्रवाई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और ट्रांसफर प्रोसेसिंग में धांधली के आरोप को लेकर है। कार्रवाई के दौरान बीबीसी कर्मचारियों के फोन जब्त कर लिए गए। कई स्टाफ को ऑफिस में घुसने या बाहर जाने से रोक दिया गया। हालांकि बाद में इसकी इजाजत दे दी गई। मंगलवार की दोपहर करीब 12 बजे ये कार्रवाई शुरू हुई। तब बीबीसी दिल्ली के एडिटर्स और आयकर विभाग के अधिकारी में कहासुनी भी हुई। फिर कथित सर्वे शुरू हुआ। सूत्र बताते हैं कि आयकर विभाग के अधिकारियों ने बीबीसी के दफ्तर में उनके सिस्टम पर 4 कीवर्ड तलाशे। इनमें से एक था शेल कंपनी, दूसरा था फंड ट्रांसफर और तीसरा था फॉरेन ट्रांसफर। जांच देर रात तक चली। बताया जा रहा है कि अभी 3 दिन और पड़ताल होती रहेगी। इसकी जानकारी आईटी डिपार्टमेंट ने बीबीसी को दे दी है। बीबीसी ने कहा है कि हमारी पत्रकारिता सामान्य रूप से जारी है और हम भारत में अपने दर्शकों के सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने आयकर विभाग के सर्वे की निंदा की है। उधर ब्रिटेन ने कहा है कि स्थिति पर बारीकी से नजर है। अमेरिका ने भी कहा है कि हम दुनिया भर में स्वतंत्र प्रेस के महत्व का समर्थन करते हैं। मुंबई से दिवेश सिंह और दिल्ली से मिनल शर्मा के साथ हिमांशु मिश्रा, आज तक। कुछ दिन पहले बीबीसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर एक डॉक्यूमेंट्री जारी की थी। उसके बाद से आयकर विभाग की यह कार्रवाई, इस पर सवाल उठ रहे हैं सियासी। गुजरात के दंगों की डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, जिसमें कि सभी का पक्ष रखा था। अब आप समझ सकते हो कि जिस अंतर्राष्ट्रीय छवि की अपेक्षा नरेंद्र मोदी जी करते हैं, अब क्या उनकी छवि पर धब्बा नहीं लगेगा? पहले ही जमहूरियत पे यहाँ खतरा है। आप देखते हैं कि मीडिया कितना ही सप्रेस्ड है और उसकी एक कड़ी ये भी है। और मुझे लगता है कि ये होना नहीं चाहिए था इस वक्त, क्योंकि ये बीबीसी की जो 2 डॉक्यूमेंट्रीज आई थी, उसका लोग यही समझेंगे कि उसी का असर है। मुझे लगता है जब ये इनकम टैक्स विभाग का सर्वे पूरा होगा, वो जानकारी पूरी आपको डिटेल में दे देंगे। और कोई भी देश में न्याय से ऊपर तो, या हमारी जो कानून व्यवस्था है उससे ऊपर तो कोई नहीं हो सकता। दिल्ली एक बार फिर से सहम गए। श्रद्धा हत्याकांड जैसी एक और संगीन वारदात सामने आई है। जब दुनिया वैलेंटाइन डे मना रही थी, उसी दिन दिल्ली सिहर उठी। एक युवक ने गला दबाकर अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी। उसके बाद लाश को एक ढाबे में फ्रिज में छिपा कर रख दिया। वारदात वाले दिन ही आरोपी ने किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली। पहले गर्लफ्रेंड का गला घोटा, फिर उसी शाम को लिए 7 फेरे। दिल्ली पुलिस ने हरिदास नगर इलाके में हुई सनसनीखेज वारदात का खुलासा किया तो होश उड़ गए। दिल्ली क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में मौजूद 25 साल के इस युवक ने अपनी प्रेमिका का गला घोट दिया, उसकी बेरहमी से हत्या की, फिर लाश को फ्रिज में छिपा दिया। द्वारका इलाके के ढाबे में यही वो फ्रिज है जिसमें साहिल गहलोत नाम के आरोपी ने 22 साल की निक्की यादव के शव को छिपाया था। दिल्ली पुलिस की माने तो साहिल निक्की के साथ पहले लिव इन में रहता था, बाद में दोनों अपने अपने घर रहने लगे। साहिल के घर वालों ने उसकी शादी किसी दूसरी लड़की से तय कर दी थी। बताया जाता है कि इसी बात से निक्की नाराज थी। साहिल पर दबाव बनाने लगी कि वो किसी और लड़की से शादी नहीं कर सकता।
इसी से गुस्सा कर साहिल ने रास्ते का कांटा साफ करने की साजिश रची। 10 फरवरी को ही आईएसबीटी के पास कार में ही गला दबाकर निक्की को मार डाला। फिर उसी शाम को घर वालों की तय की हुई लड़की से शादी रचाई। पुलिस ने फ्रिज को कब्जे में ले लिया है। लड़की की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। अब आज कानपुर देहात में मां बेटे की जिंदा जलकर हुई मौत की आज अवशेषों का अंतिम संस्कार किया जा सकता है। इस मामले को लेकर जोरदार सियासत भी शुरू हो चुकी है। कानपुर देहात प्रशासन की कारस्तानी ने मां बेटी को जिंदा जलकर मरने पर मजबूर कर दिया। आग की लपटों में दोनों जिंदगी खत्म हो गई। अब बुजुर्ग पिता और भाई आंसुओं के सैलाब में डूबे हैं। वो पूछ रहे हैं कि इंसाफ कब होगा। एक परिवार के लिए ये बड़ा सदमा है। कल परिवार जिद पर अड़ा था कि पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे, लेकिन डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने पीड़ित परिवार से फोन पर बातचीत की और सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया तो घर वाले शवों के पोस्टमार्टम के लिए तैयार हो गए। मंगलवार की शाम को ही दोनों शवों को प्रशासन पोस्टमार्टम के लिए ले गया। हम बिल्कुल भी ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस मामले पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। समाजवादी पार्टी हमलावर है तो राहुल गांधी ने ट्वीट कर राज्य सरकार पर वार किया है। उन्होंने कहा कि जब सत्ता का घमंड लोगों के जीने का अधिकार छीन ले तो उसे तानाशाही कहते हैं। कानपुर की घटना से मन विचलित है। ये बुलडोजर नीति इस सरकार की क्रूरता का चेहरा बन गई है। भारत को ये स्वीकार नहीं है। यूपी सरकार कह रही है कि इस दर्दनाक मामले को सियासी रंग दिया जा रहा है। ये मामला पूरी तरह से विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी के लोग हर चीज को पॉलिटिकलाइज करना चाहते हैं। ये दुखद घटना है। इस घटना हम पीड़ित परिवार के साथ हैं इस घटना में, और दोषियों को हम बख्शेंगे नहीं। कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। ये हमारा स्टैंड है। माना जा रहा है कि आज मां बेटी के शवों को मड़ौली गांव ले जाया जाएगा और अंतिम संस्कार होगा। सूरज सिंह के साथ संतोष शर्मा, कानपुर देहात आज तक। अब खबर जम्मू कश्मीर की, जिसे लेकर एक बार फिर से फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव के बाद से ये लोग जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं देने वाले। फारूक अब्दुल्ला के मुताबिक बीजेपी जम्मू कश्मीर को हिंदू राज्य बनाना चाहती है, लेकिन उनका इरादा कामयाब नहीं हो पाएगा। मैं जानता हूं उनकी नीयत क्या है। मैं समझता हूं इनको स्टेटहुड देना नहीं होगा। ये ट्रंकेटेड स्टेटहुड देंगे इलेक्शन के बाद। इनकी मंशा यही होगा। ये हमें बेवकूफ समझते हैं। हम बेवकूफ नहीं हैं, हम अक्लमंद हैं। हम जानते हैं इनका इरादा क्या है। इनका इरादा ये नहीं होता तो डिलिमिटेशन भी नहीं करते जिस तरह इन्होंने की है। ये चाहते हैं कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट को मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट से निकाला जाए और हिंदू मेजॉरिटी स्टेट बनाई जाए। इसमें कोई शक नहीं है हमें, मगर ये कामयाब नहीं होंगे उसमें। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर दिए गए राहुल गांधी के बयान पर उनको अब जवाब देना है। आज जवाब देने की आखिरी तारीख है। लोकसभा सचिवालय ने प्रधानमंत्री पर उनके बयानों को लेकर विशेषाधिकार हनन की नोटिस पर उन्हें चिट्ठी लिखी थी और उनसे जवाब मांगा था। बता दें कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे विशेषाधिकार हनन का नोटिस उन्होंने दिया था। 7 फरवरी को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी ने कई आरोप लगाए थे। अब खबर चुनावी राज्य मेघालय की, जहां पर बीजेपी धुआंधार चुनाव प्रचार अभियान चला रही है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी जोर शोर से जुटे हुए हैं। एक दिन पहले ही उन्होंने शिलांग में कई चुनावी सभाएं की और आज संकल्प पत्र जारी करने वाले हैं। 60 विधानसभा सीटों वाले मेघालय में 27 फरवरी को मतदान होना है। हरियाणा के करनाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम के दौरान कुछ पुलिस के घोड़े अचानक बिदक गए। इसी दौरान एक घोड़ा रेलिंग फांदकर लोगों के बीच में जा घुसा, जबकि एक घोड़े ने मैदान में ही दौड़ लगाई। गृह मंत्री संबोधन के लिए आगे बढ़े तो वहां पर समर्थक नारेबाजी करने लगे और आतिशबाजी करने लगे। इसी आतिशबाजी की वजह से ग्राउंड में हरियाणा पुलिस के घोड़े बिदक गए। इस घटना में कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं। दिल्ली के नागलोई में एक युवक की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक 25 साल के युवक साहिल मलिक के भाई का एक मिनी बस के ड्राइवर से झगड़ा हुआ था और इसी झगड़े के दौरान साहिल अपने भाई की बाइक लेने मौके पर पहुंचा। तभी आरोपियों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में साहिल की जान चली गई। अब अगली खबर मुंबई से। वर्ली इलाके में बीती रात एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। यहां निर्माणाधीन बिल्डिंग में काम चल रहा था, तभी ऊंची इमारत की 42वीं मंजिल से भारी भरकम पत्थर नीचे गिरे। उसी पत्थर की चपेट में आने से 2 लोग पहले तो गंभीर रूप से जख्मी हुए, अस्पताल ले जाया गया लेकिन उनकी मौत हो गई। 2 गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है।
बागेश्वर धाम सरकार एक बार फिर से सुर्खियों में है। वहां के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की संकल्प को लेकर यज्ञ शुरू किया जो 7 दिनों तक चलेगा। सुबह 5 बजकर शुरू होता है, शाम 4 बजे तक ये यज्ञ चल रहा है। इस यज्ञ की पूर्णाहुति 17 फरवरी को होगी, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल होंगे। बीती रात भी बागेश्वर धाम में हजारों श्रद्धालुओं ठंड के बीच में सोते नजर आए। जो पांडाल बनाया गया है बागेश्वर धाम में बड़े आयोजनों को लेकर, वहां पर किस तरह लोग अभी भी डटे हुए हैं। आपको बता दें कि मंगलवार दिन भर बेहद व्यस्त समय रहा, दरबार लगा था, पेशी हुई थी, लेकिन क्योंकि अब ये कार्यक्रम 19 फरवरी तक चलने हैं तो कई लोग हैं देश के अलग अलग कोनों से जो पहुंचे हुए हैं बागेश्वर धाम, वो इसी पांडाल के नीचे रुके हुए हैं। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं, वो तस्वीर जो आज से पहले बागेश्वर धाम में कभी किसी ने नहीं देखी होगी। वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। रात को 1 बजे भी लोग इस कड़कड़ाती ठंड के बावजूद यहाँ डटे हुए हैं और ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि कैसे यहाँ पर करीब करीब अगर देखा जाए तो 10,000 के आसपास की संख्या में लोग आपको दिख जाएंगे जो देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे हुए हैं। मंगलवार को पटना में एक दर्दनाक हादसा हो गया। आर ब्लॉक चौराहे के पास में वैलेंटाइन डे के मौके पर बेकाबू बाइक डिवाइडर से जा टकराई, जिसमें बाइक चला रही युवक की मौत हो गई। बाइक पर एक लड़की भी बैठी हुई थी, वो भी हादसे में गंभीर रूप से जख्मी है, अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। चश्मदीदों का कहना है कि डिवाइडर से टक्कर के बाद बाइक हवा में करीब 100 मीटर उछल गई और उसके बाद से दूर जाकर गिरी। गुरुग्राम में कल भी भीषण आगजनी हो गई। घसोला इलाके में 100 से ज्यादा झुग्गियां आग में जलकर खाक हो गई। आग लगने के बाद से झुग्गियों में रखे हुए सिलेंडर में धमाके होने लगे। तेज धमाकों की वजह से आग तेजी से फैली। देखते ही देखते वहां पर अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाकर भागने लगे और कुछ पीड़ित अपने घर से सामान निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाते दिखे। आग की खबर लगते ही दमकल की 10 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को बुझाया गया। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि आग लगी कैसे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में विश्व प्रसिद्ध अजंता गुफा जाने के लिए रास्ता बहुत खराब था। उसी को सुधारने के लिए नगर निगम ने कल वहां पर बुलडोजर चला। कई धार्मिक स्थानों, दुकानों और मकानों पर बुलडोजर चला। प्रशासन की जेसीबी की मदद से 98 मकानों और दुकानों को गिरा दिया गया। अजंता गुफा तक जाने वाला ये रास्ता कई साल से ट्रैफिक जाम की वजह से लोग परेशान होते थे। अब वहां पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से ये रास्ता 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। अगली खबर हरियाणा के करनाल से, जहां पर कार सेल परचेज करने वाले व्यापारी के घर पर नकाबपोश हथियारबंद बदमाशों ने जमकर लूटपाट किया। अपराधियों ने पहले व्यापारी और उनकी पत्नी को बंधक बनाया, फिर मारपीट की, उन्हें गोली मारने की धमकी दी। डरकर जान बचाने के लिए कारोबारी दंपति छत से नीचे कूद गए। इसके बाद से बदमाश गाड़ी में सवार होकर मौके से फरार हो गए। दोनों गंभीर रूप से जख्मी हैं और अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। अब एक मार्मिक खबर मध्य प्रदेश के रायसेन से, जहां पर एक हेड कांस्टेबल और एक अन्य पुलिसकर्मी को बेकाबू कार ने रौंद दिया। दर्दनाक हादसे की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई। देखिए कैसे ड्राइवर अपना कंट्रोल खो बैठता है और कार 2 पुलिस वालों को रौंद देती है। दोनों पुलिस वाले चौराहे पर अपनी ड्यूटी पर तैनात थे, तभी यह हादसा हुआ। इस हादसे में गंभीर रूप से जख्मी हेड कांस्टेबल राजेंद्र यादव की जान चली गई। दूसरे की हालत भी गंभीर बताई जा रही। कार में 3 युवक सवार थे जो नशे में थे। अगली खबर बिहार के मोतिहारी से है, जहां पर एक मसाला व्यवसायी की हत्या करने पहुंचे बदमाशों को लोगों ने दबोच लिया। भीड़ अपराधियों पर टूट पड़ी और 5 में से 3 बदमाशों को घेरकर उनकी जमकर धुनाई करनी शुरू कर दी। फिर भीड़ ने तीनों को पुलिस के हवाले कर दिया। अब एक खबर राजस्थान के बाड़मेर से है, जहां पर 14 साल की एक बेटी का हुनर आज चर्चा का विषय बना हुआ है। ग्रामीण इलाके की रहने वाली क्रिकेटर बेटिया मूमल मेहर का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए दिख रहे हैं। कई लोग उनके इस बैटिंग के अंदाज को सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल जैसे बता रहे हैं। इंस्टाग्राम पर उनके इस वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं। कई दिग्गजों ने उनके इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया है और अब बीसीसीआई सचिव जय शाह ने भी ट्वीट करके बिटिया की हुनर की तारीफ की। अब एक और बड़ी खबर कारोबार जगत की है। टाटा की एयर इंडिया ने देश और विदेश से उड़ान की सेवा को बेहतर करने के लिए 470 विमान खरीदने का बड़ा फैसला किया है। एयर इंडिया अमेरिकी कंपनी बोइंग से 220 विमान खरीदेगा, वहीं फ्रांस की कंपनी एयरबस से भी 250 नए विमानों को खरीद का सौदा तय हो गया है। मंगलवार को ही एयर इंडिया ने यह करीब 6,40,000 करोड़ की डील पक्की की है। एयर इंडिया के मुताबिक इस डील के तहत पहला विमान इसी साल आखिर तक सेवा के लिए तैयार होगा। इस करार को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की।
दिल्ली गुरुग्राम बड़ोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे पर अब टोल टैक्स वसूलना शुरू हो गया है। एक दिन पहले ही एनएचएआई ने टोल टैक्स की दरें जारी की और इसके तहत दिल्ली से जयपुर तक टोल 510 रुपए देना होगा। अभी नेशनल हाईवे 48 से दिल्ली से जयपुर का सफर 305 रुपए टोल टैक्स देना होता है। अब नए एक्सप्रेसवे से दिल्ली जयपुर का सफर 2.5 से 3 घंटे में ही पूरा हो सकेगा। बता दें कि 12 फरवरी को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सीरीज का दूसरा टेस्ट 17 फरवरी से दिल्ली में खेला जाएगा। फिलहाल हौसला बढ़ाने वाली खबर यह है कि श्रेयस अय्यर पूरी तरह से फिट हैं और दूसरे टेस्ट में उन्हें मौका दिया जा सकता है। श्रेयस अय्यर फिट, दिल्ली टेस्ट खेलने की बढ़ी आस। टीम इंडिया बरकरार रखेगी 36 साल का इतिहास। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त लेकर दिल्ली पहुंची टीम इंडिया के लिए खुशखबरी यह है कि उसके मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर पूरी तरह फिट हो गए। बैक इंजरी के बाद से श्रेयस एनसीए में थे और पहला टेस्ट नहीं खेल पाए थे। अब वो फिटनेस हासिल कर टीम इंडिया के साथ जुड़ गए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि दिल्ली टेस्ट में उन्हें मौका दिया जा सकता है। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या सूर्यकुमार यादव की जगह उन्हें मौका दिया जाएगा। वैसे आंकड़ों के नजरिए से देखें तो श्रेयस ने 7 टेस्ट में टीम इंडिया की नुमाइंदगी की है और 624 रन बनाए हैं। इनमें 1 शतक और 5 अर्धशतक भी शामिल हैं। वैसे दिल्ली का मैदान टीम इंडिया के लिए लकी रहा है। पिछले 36 साल से उन्हें कोई टीम इस मैदान पर टेस्ट मैचों में हरा नहीं पाई है। दिल्ली में एक और जीत के साथ टीम इंडिया न सिर्फ सीरीज जीतना करीब करीब तय कर लेगी, बल्कि WTC फाइनल की तैयारियां भी धूमधाम से शुरू कर देगी। आज तक ब्यूरो। अब एक जरूरी खबर, आज से सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो रहे हैं। आपको बता दें कि 10वीं में लगभग 22 लाख बच्चे और 12वीं में करीब 17 लाख बच्चे परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। और इस बार 10वीं में कुल 76 विषय में और 12वीं में 115 विषयों में परीक्षा होंगी। 10वीं के लिए 7,240 परीक्षा के केंद्र बनाए गए, वहीं 12वीं की परीक्षा के लिए 6,756 सेंटर्स बनाए गए। 10वीं की परीक्षा 21 मार्च को, जबकि 12वीं की परीक्षा 5 अप्रैल को खत्म होगी।